हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू कॉस्मोस क्लासेस। दिस इज अभय खेड़िया। मैं सभी बच्चों का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं और मेरी तरफ से सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। पहले सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से माफ़ी मांगूंगा बिकॉज मैंने आपको चैनल पे अपने कमिटमेंट किया था कि मैं आपको सभी टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा, डेली आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग सेशन चलाऊंगा, बट समहाउ ड्यू टू सम इश्यूज मैं उस सेशंस को कंटिन्यू कर नहीं कर पाया था। बट फाइनली वी आर बैक एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्टीरियो केमिस्ट्री और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मेरे को काफ़ी बच्चों के फ़ोन कॉल्स आए, काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आए जहां बच्चों ने बोला सर हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है। तो मैं आज आपको बता दूं कि भाई ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये चैप्टर, इनफैक्ट नॉट सेशन, बेसिकली ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ के पढ़ना चाहते हैं, समझ के याद करना चाहते हैं, रट्टा मारने बैठोगे तो पहली बात वो पॉसिबल नहीं है। आप कुछ रिएक्शंस को याद रख लोगे बट ओवरऑल आपसे सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाएंगे नहीं। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ के आंसर करना चाहते हो बेटा, तो ये चैप्टर आपके लिए लिटरली इट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। सो आज हमारा सेशन नंबर 1 है। तो पहले मैं आपको बताऊं कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। इनफैक्ट अभी तक तो काफी बच्चों के 12th स्टैंडर्ड के बहुत सारे टॉपिक्स हो गए होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो उनको अभी तक आइडिया हो चुका होगा कि हाँ सर ये चैप्टर का बहुत, अगर हमने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे सीखा होता तो हो सकता है हमको आगे जाके चीज़ें समझ में बहुत अच्छे से आती। बट कोई बात नहीं, अपन इसको भी बहुत अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। ना फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। क्या है स्टीरियो आइसोमेरिज्म? देखिए, पहली बात हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कब करते हैं, इट इज बेसिकली द difference in the arrangement of atoms or groups in a space. That phenomena is known as stereoisomerism. ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल C4H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। बेटा ध्यान रखना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से मतलब क्या होता है सर, कि सर उनकी बॉन्डिंग कंडीशन सेम है। एग्जांपल के तौर पे लेट्स से 2 क्लोरोब्यूटेन, तो बेटा जो क्लोरीन है वो सेकंड कार्बन पे ही है, लेकिन अब ये जो क्लोरीन है इसका स्पेस में अरेंजमेंट अलग है। एक फॉर्म में वो क्लोरीन बॉन्ड के प्लेन के बाहर था, दूसरे फॉर्म में वो क्लोरीन प्लेन के अंदर था। भाई दोनों कंपाउंड्स अलग अलग हो गए, और इतने अलग हो गए हैं कि दोनों का अगर लेट्स से मैं आपको थोड़ा सा फील कराना चाह रहा हूं बेटा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको बता दूं, अगर आपने लेट्स से एक आइसोमर लिया, एक आइसोमर लेट से 2 क्लोरोब्यूटेन लिया, ठीक है ना, उसका एक आइसोमर आपका हो सकता है कि लेट से आपको हार्ट पेशेंट के ब्लॉकेजेस को ठीक करने में काम आता है, तो हो सकता है उसका दूसरा आइसोमर हो सकता है वो कुछ भी काम ना करे। तो आप सोचो बेटा, एक ही कंपाउंड, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक ही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बस वो क्लोरीन के अरेंजमेंट के फर्क से कि एक में क्लोरीन प्लेन के बाहर था, दूसरे में क्लोरीन प्लेन के अंदर है, जिसके कारण एक फॉर्म तो उसका यूजलेस हो गया। तो गलती से आपने एक मेडिसिन बनाई, आपने डाला 2 क्लोरोब्यूटेन, बट आपने इंश्योर नहीं किया कि मेरे को प्लेन के बाहर वाला डालना था, आपने प्लेन के अंदर वाला डाल दिया, बिकॉज आपने तो ध्यान नहीं दिया। और हो सकता है वो मेडिसिन आपके कुछ काम के नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है ना। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है, ट्रीटमेंट्स है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे जस्ट बता दूं। जैसे हो सकता है कि आपका एक आइसोमर उसका मेडिसिन बन जाए तो दूसरा आइसोमर आपके लिए यूजलेस हो जाए। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, समझिए बेटा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, इट मींस इट इज अ 2 क्लोरोब्यूटेन ओनली, बट द ओनली डिफरेंस इज कि दोनों में अरेंजमेंट, स्पेस में अरेंजमेंट अलग था एटम्स का, एंड दोस टू forms are known as stereoisomers of each other. What is stereoisomers? When there is a difference in the arrangement of atoms or groups in a space, the molecules have same molecular formula, they have same structural formula, they have same degree of unsaturation. Obvious है sir, molecular formula same, structural formula same, तो degree of unsaturation भी same होगा, उनका IUPAC nomenclature भी same होगा। सिर्फ और सिर्फ उनका स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला विच इज बेसिकली उनका स्पेस में अरेंजमेंट अलग होगा। और ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अभी ज्यादा समझ में नहीं आएगा, छोटा एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से C4H8 एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H8। ठीक है ना, आप लोगों को सभी पता है C4H8 बेसिकली ब्यूटीन का है। साइक्लोब्यूटेन बना सकते हैं, बट लेट्स से ब्यूटीन वाला बना रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो लेट्स से मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये C4H8 का स्ट्रक्चर हो गया, वन ऑफ द स्ट्रक्चर है। अब इसी स्ट्रक्चर में मेरा स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम हो गया बेटा। नाउ मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को चेंज नहीं कर रहा हूं, मैंने 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर लिया, मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला चेंज कर रहा हूं क्या, नहीं।
बट इसी 2 ब्यूटीन में अगर ऐसा हो गया कि C डबल बॉन्ड C के तहत एक में हाइड्रोजन मिथाइल का अरेंजमेंट ऐसा है और दूसरा अरेंजमेंट ऐसा हो गया कि C डबल बॉन्ड C के तहत एक में हाइड्रोजन और मिथाइल का अरेंजमेंट ऐसा है, ये दोनों फॉर्म्स अलग अलग है, ये दोनों फॉर्म्स अलग अलग है और ये दोनों फॉर्म्स को हम आइसोलेट करते हैं बेटा, अलग अलग करते हैं, कर सकते हैं हमारी इंडस्ट्री। अब हम साइंस हमारा इतना एडवांस हो चुका है कि हम इन दोनों फॉर्म्स को आइसोलेट करते हैं और हो सकता है एक फॉर्म मेरे काम का हो, दूसरे फॉर्म मेरे काम का। लेट्स से मैं एक पर्टिकुलर दवाई बना रहा हूँ तो उसमें से हो सकता है एक फॉर्म मेरे काम का है, दूसरे फॉर्म मेरे काम का नहीं है। एंड ऐसे फिनोमेना को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन अ स्पेस, they have same molecular formula, they have same structural formula। मैंने पाई बॉन्ड की कंडीशन दी, पाई बॉन्ड मेरा अभी भी सेकंड कार्बन पे ही है, मैंने फर्स्ट कार्बन पे शिफ्ट नहीं किया, मेरा पाई बॉन्ड सेम कार्बन पे है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज आल्सो सेम। ये दोनों आपस में कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं है, ध्यान रखना। अगर वो एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए तब हम यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात नहीं करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, दिस फॉर्म इज नोन एज सिस, दिस फॉर्म इज नोन एज ट्रांस। इसको बोलते हैं सिस ब्यूटीन, इसको बोलते हैं ट्रांस ब्यूटीन, सीखेंगे अभी अपन आगे की तरफ। सो जस्ट टू मेक श्योर, आपको थोड़ा सा बता दूं बेटा कि थोड़ा सा एटम्स का अरेंजमेंट, स्पेस में अरेंजमेंट में फर्क होने से, सिर्फ स्पेस में अरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नेम भी सेम हो जाएगा, सिर्फ स्पेस में अरेंजमेंट फर्क होने से एक फॉर्म ऐसा हुआ है जो मेडिसिन बन गई तो दूसरा फॉर्म क्या बन गया, आपके लिए कुछ काम का नहीं। सोचिए अगर आपने इस चीज का ध्यान नहीं दिया तो आपने वो मेडिसिन खा तो रहे हो बट आपके बॉडी में 1% भी असर नहीं कर रही है। इनफैक्ट आप सुनो यार, आपने सुना होगा जैसा कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बन रही है, जैसे एक वैक्सीन बन रही है हमारी जिसमें हमारे उसी वायरस को डेडली फॉर्म में आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है, दूसरे फॉर्म में ऐसा कुछ हो रहा है कि वायरस के जो प्रोटीन रिसेप्टर्स है, एक्सेप्टर्स कुछ बोलते हैं, वहां पे वो जाके आपका जो मेडिसिन है, जो वैक्सीन है, वहां पे जाके कुछ ब्लॉकेजिंग करता है। अब बेटा वो जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन का जो केमिकल है, अगर वो केमिकल उसको ट्रैप नहीं कर पाए, उसका जो आइसोमर है, आपने गलत आइसोमर ले लिया, तो हो सकता है उसका वो जो कंपाउंड जो ट्रैप करता है वो प्लेन के बाहर है, ऐसा कुछ हो गया तो हो सकता है भाई वो मेडिसिन, हमारा वैक्सीन कुछ काम का नहीं। भाई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है स्टीरियोकेमिस्ट्री का, ठीक है ना। एक फॉर्म उसका कैंसर कॉजिंग है तो दूसरा उसकी मेडिसिन है। अगर आपने उसका एक आइसोमर ले लिया तो वो कैंसर करेगा और दूसरा फॉर्म डाला तो उसकी मेडिसिन बन जाएगी, इतना फर्क है। एग्जाम्पल जैसे ग्लूकॉन डी, आपने सुना बेटा हम ग्लूकॉन डी पीते हैं, ठीक है ना। ग्लूकॉन डी, वो डी क्या है बेटा, डी बेसिकली उसका आइसोमर होता है वो ग्लूकॉन डी वो है जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है और आपको एनर्जी देती है, और उसका दूसरा फॉर्म, उसी ग्लूकोज का दूसरा फॉर्म आपकी बॉडी में पाया भी नहीं जाता, वो जानवरों की बॉडी में पाया जाता है, इंसानों की बॉडी में तो पाया भी नहीं जाता। वो हम उस पार्ट को हम डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते, उस ग्लूकोज के दूसरे फॉर्म को जिसको एल ग्लूकोज बोलेंगे अपन, वो डी वहां पे उसका आइसोमर का नाम होता है, आपको बता दूं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आइसोमरिज्म का क्लासिफिकेशन करूं तो इट इज हैज बीन क्लासिफाइड इनटू स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल ये हो गए जहां पे उसका आईयूपीएसी नेम भी चेंज हो गया बेटा, 2 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन, एक में पाई बॉन्ड फर्स्ट कार्बन में, एक में पाई बॉन्ड सेकंड कार्बन में, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दे आर बेसिकली पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। वहां पे पाई बॉन्ड की कंडीशन अलग है, वहां पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, सो बेसिकली दोस आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। तो आइसोमर्स क्यों, आइसोमर्स क्यों है सर, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन आइसोमर्स क्यों है, बिकॉज उनका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन हाँ सर वहां पे स्ट्रक्चर ही अलग हो गया, यहाँ पे आईयूपीएसी नेम ही चेंज हो गया। सो इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। मैं फिर भी इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा बट अभी मेरा फोकस यहाँ है कि मैं आपको फटाफट 12th के टॉपिक्स में एंटर कराऊं, फील कराना स्टार्ट करूं, ठीक है ना। बिकॉज हमारा चैनल जेई और नीट को फोकस करे तो नो डाउट मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी पढ़ाऊंगा बट बाद में। नेक्स्ट इज स्टीरियो आइसोमर्स, जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, लेकिन एटम्स का या ग्रुप्स का स्पेस में अरेंजमेंट अलग होने के कारण उनको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमर्स फर्दर क्लासिफाइड दो कैटेगरीज में, वन इज ज्योमेट्रिकल एंड अदर इज ऑप्टिकल। सिर्फ फर्दर क्लासिफाइड किसमें, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल नाम पे डेफिनेशन में, ज्योमेट्रिकल इट इज अ आइसोमर व्हिच अराइजेस ड्यू टू द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अगर दो एटम्स के बीच में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, वहां पे एटम्स के बीच में रोटेशन नहीं हो सकता, तो अगर एक भाई रोटेशन हो रहा होगा तो बेटा वो ऑटोमेटिक एटम्स तो कभी भी प्लेन के बाहर प्लेन के अंदर आते रहेंगे। रोटेशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। सिंस रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है तो उसके एक फॉर्म में लेट से ग्रुप प्लेन के बाहर है, तो उसी का दूसरा फॉर्म इस प्लेन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ग्रुप के प्लेन के अंदर है।
ये क्या कहलाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स? those isomers which have same molecular formula, which have same structural formula, but they have difference in the nature of the rotation of plane polarized light, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। प्लेन पोलराइज्ड क्या होता है? जब आपको पढ़ाऊंगा ऑप्टिकल आइसोमर बताऊंगा, बिकॉज आज का सेशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का स्टार्ट करने वाला हूं। जस्ट एक डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड है प्लेन पोलराइज्ड लाइट? ऐसी लाइट जिसकी जो ईएम है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, सिर्फ एक ही प्लेन में ट्रैवल कर रही हूं, एक ही प्लेन में। लाइक एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन में हो, ऐसा नहीं कि वाई जेड एक्स जेड, ऐसे मल्टीपल प्लेन्स में ना हो, सिर्फ पैरेलली चल रही हूं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हो सकता है उसका एक आइसोमर +20 में रोटेट कर रहा है, तो उसी का दूसरा आइसोमर उसको -20 में रोटेट कर रहा है। अरे भाई, यही आइसोमर, सुनना बेटा, स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट होने के कारण ये जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट गई तो उसका एक आइसोमर उसको +20 रोटेट किया, तो दूसरा आइसोमर उसको -20 रोटेट कर दिया। भाई लाइट तो ऐसी थी, उसको एक ने +20 और एक ने इसको -20, फर्क है। इसी अब हमने इसको मेजर कैसे किया? भाई दोनों फॉर्म अलग अलग हैं, ये हमने मेजर किससे किया? विद द हेल्प ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बट दोनों में फर्क है। ये दोनों फॉर्म आपके स्टीरियोकेमिस्ट्री के कारण, अगर आप इनको हम आइसोलेट कर पाते हैं, तो दोनों फॉर्म का मेडिकल पर्पस या लेट्स से केमिकल पर्पस, दोनों केमिकल रिएक्शन का परफॉर्मेंस दोनों का अलग अलग है। सो दैट इज व्हाट मीन्ड बाय ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम कैसे पता करते हैं कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर है? क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? क्या ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? इट मींस ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? ये सब पार्ट इस चैप्टर के हम लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आज का सेशन मेरा कहाँ स्टार्ट हो रहा है? ज्योमेट्रिकल। ये पार्ट आपका ऑलरेडी क्लास 10th में हो चुका है, 11th में हो चुका है, सो इसको हम डिस्कशन नहीं करेंगे। सो विल कवर ओनली ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिक में आपका बहुत सारे डिस्कस होंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस में आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अराइज होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है तो हो सकता है एक फॉर्म ऐसा, तो दूसरा फॉर्म में ग्रुप्स का अरेंजमेंट अलग। ठीक है ना? तो कौन कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलते हैं, उस सारे कंडीशंस को हम पढ़ेंगे, सारे केसेस को हम करेंगे, केस बाय केस करेंगे। ऑप्टिकल में जाएंगे तो ऑप्टिकल में क्या पढ़ेंगे? जस्ट हिंट दे रहा हूं कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे देखते हैं? बच्चों को लगता है सब कायरल कार्बन से देखते हैं, गलत है, गलत है, ध्यान रखना। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के हम कायरल कार्बन नहीं देखते। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन सा कंपाउंड शो करता है, कौन सा नहीं शो करता है, इट इज डिसाइडेड बाय द ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री एलिमेंट्स को देख के हम बताते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस सिमेट्री, इनकी मदद से हम बताते हैं कि प्लेन कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है क्या इनएक्टिव। ठीक है ना? सो बात की बात है। अभी जस्ट आप लोगों के लिए क्या था, थोड़ा सा चिंगारी थी। So let us start with geometrical isomerism. So what do you mean by geometrical isomerism? Definition पर आऊँ, compounds having same molecular formula, having same structural formula, but different in the arrangement of atoms or groups. Group means NO2 group, COH group, in a space, in 3D space, which is because of, which purely results purely because of hindered rotation between two atoms. ऐसे दो atoms के बीच में rotation hindered है, rotation नहीं हो पा रहा। उन दो एटम्स के बीच में ग्रुप ऑफ एटम्स जो से जुड़े हुए हैं, लेट्स से इससे दो एटम जुड़ा है, इससे दो एटम जुड़ा है, इनके बीच में एटम्स का अरेंजमेंट स्पेस में अलग होने के कारण जो दो आइसोमर क्रिएट होते हैं, जो नंबर ऑफ आइसोमर्स क्रिएट होते हैं, दोस फिनोमेना इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और जो फॉर्म्स है उनको हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है ना? नो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? ज्योमेट्री अल्टीमेटली उसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज उनकी ज्योमेट्री में फर्क है। अब ज्योमेट्री मींस क्या होता है? ज्योमेट्री बेसिकली आप समझते हैं कि सर उनकी लेंथ में फर्क है, उनके बीच में ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस का फर्क हुआ, दैट इज कॉल्ड बाय ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। उनके बीच में एंगल का फर्क हुआ, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री आइसोमर्स। तो जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे ना, उनके बीच में कहीं ना कहीं लेंथ का फर्क आ रहा होगा। ठीक है ना? अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कि कोई कंपाउंड हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को शो करेगा, उसकी कंडीशन क्या है। जिसमें से पहली कंडीशन आई थिंक आपको पता है, देयर शुड बी अ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन टू एटम्स। उन दो एटम्स के बीच में पहली बात रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। अगर रोटेशन फ्री रोटेशन है, फॉर एग्जांपल फ्री रोटेशन है, जैसे कि एल्केन्स में एटम्स के बीच में फ्री रोटेशन होता है, लेट्स से हमारे पास प्रोपेन है, प्रोपेन में एटम्स के बीच में फ्री रोटेशन है, तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में लेट्स से ये हाइड्रोजन प्लेन के बाहर था, तो बेटा रोटेशन अगर कंटिन्यूसली एटम्स आपस में कर रहे हैं तो वो हाइड्रोजन तो वापस 2 सेकंड के अंदर, क्या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर वो हाइड्रोजन प्लेन के अंदर चले गया। तो क्या ये फॉर्म जहां हाइड्रोजन बाहर है और वो फॉर्म जो हाइड्रोजन प्लेन के अंदर है, क्या इसको मैं आइसोलेट कर सकता हूँ? क्या भाई एक ही मॉलिक्यूल है बट वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कंटिन्यूसली शिफ्ट हो रहा है, तो वो तो एक ही मॉलिक्यूल है ना, उसके अलग अलग क्या है, इसको हम बोलते हैं कन्फर्मस और इसी को बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जहां पे रोटेशन फ्री होता है वहां पे हम बात करें कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की, बाद में बताऊंगा आपको, उसका भी मेरा इस चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, पढ़ाऊंगा लेकिन अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सो दे आर द 3 कंडीशन, ध्यान रखना 3 कंडीशंस हैं जो कि हर बार हम चेक करेंगे। सो दे आर 3 कंडीशन व्हिच आर नीड टू बी सेटिस्फाइड for a molecule or compound to show geometrical isomerism. The first condition is between two atoms or selected atoms the rotation should be completely restricted. उन दो atoms के बीच में रोटेशन मेरा restricted होता ना चाहिए। अगर ये एटम ये रहा, दूसरा एटम ये रहा, तो ऐसा नहीं होना कि दूसरा वाला एटम ले बिंदास रोटेट किया जा रहा है, रोटेशन रेस्ट्रिक्ट, यहाँ ये ऐसे ही रहेंगे। अगर रोटेशन हो रहा है बेटा, तो ये लेट्स अगर मैं एक फॉर्म ऐसा है तो वो फॉर्म तो हो सकता है, दूसरा जो फॉर्म लेट्स से दूसरे फॉर्म में वो क्लोरीन मेरा प्लेन के अंदर जा रहा है, तो बेटा वो फॉर्म तो रोटेशन के कारण ऑटोमेटिक आ ही जाएगा ना। तो क्या वो दो फॉर्म ये दो मॉलिक्यूल्स मिले अलग अलग मॉलिक्यूल हुए? क्या नहीं, वो तो एक ही मॉलिक्यूल में बार बार रोटेशन हो जा रहा है और मॉलिक्यूल के अलग अलग फॉर्म्स आ जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल, ठीक है ना। सो बिटवीन टू एटम्स और जिसको हम सेंटर भी बोलते हैं, बिटवीन टू एटम्स और सेंटर्स दे शुड बी अ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन का रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, जिसमें एक सबसे मिनिमम कंडीशन आपको पता है पाई बॉन्ड। अगर किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड है, दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, तो उन दो एटम्स के बीच में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, बिकॉज उन दोनों वर्ड में पी बॉन्ड क्या बोलते हैं, पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। भाई अगर ये एटम ये जो ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रखे हैं, ध्यान रखना ना। एग्जांपल देखो, ये एक ऑर्बिटल है मेरी पेन और दूसरी ऑर्बिटल मेरी फिंगर है, ठीक है ना, ये ओवरलैप्ड है, दिख नहीं रहा होगा बिकॉज ऑर्बिटल्स का शेप ऐसा, पी शेप ऐसा होता है। अब बेटा ये रोटेट करके ओवरलैपिंग ब्रेक नहीं हो जाएगी? तो बेटा ये तो होता नहीं, पाई बॉन्ड अपने आप नहीं टूटते भाई साहब, पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, आपको न्यूक्लियोफाइल लाना पड़ता है, आपको बहुत सारे तामझाम करने पड़ते हैं। ऑटोमेटिक ये पाई बॉन्ड रोटेट करेगा क्या? नहीं, ठीक है ना। तो ये पाई बॉन्ड हो रहा है, अगर ये पाई बॉन्ड रोटेट करेंगे तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, अपना ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो यस, जब भी आपके पास डबल बॉन्ड की कंडीशन आएगी बिटवीन टू एटम्स, तो वहां पे सर मेरा रोटेशन क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्टेड। इनफैक्ट ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा तो भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना। नो द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, all the 4 bonds present including both the centers should be on the same directional plane, that is they should be present on the mutual, गलत लिखा है, म्यूचुअल पैरेलल प्लेन। अच्छा, दैट इज दे शुड नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है, नॉट बी प्रेजेंट लिखा है, ठीक है ना। दैट इज दे शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन द म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन। ये जो दो सेंटर हैं, सुना बेटा, ये जो दो सेंटर हैं, ये सेंटर और ये सेंटर से मेरे दो अलग अलग ग्रुप्स निकलेंगे, एक इस सेंटर से दो बॉन्ड्स निकलेंगे, एक इस सेंटर से दो एटम बॉन्ड्स निकलेंगे। तो ये 4 बॉन्ड्स, एक इस ग्रुप से दो बॉन्ड्स निकलेंगे, एक इस ग्रुप से दो बॉन्ड्स निकलेंगे। ये भी मेरी थर्ड कंडीशन है, विथ रेस्पेक्ट टू ईच सेंटर द ग्रुपिंग शुड बी डिफरेंट, ठीक है ना। तो इस सेंटर से दो बॉन्ड्स क्रिएट होंगे, इस सेंटर से दो बॉन्ड्स क्रिएट होंगे, तो कितने टोटल बॉन्ड्स होंगे? 4 बॉन्ड्स। और ये जो दो सेंटर हैं, दिस 2 सेंटर एंड दिस 4 बॉन्ड शुड लाई ऑन द सेम प्लेन, उनका प्लेन सेम होना चाहिए, या तो पैरेलल प्लेन। अगर ये बॉन्ड्स इस प्लेन में है तो दूसरा बॉन्ड इस प्लेन में आ सकता है। अगर ये कार्बन यहाँ पे है और उसके दो बॉन्ड्स इसी प्लेन में है, तो दूसरा कार्बन और इसके दो बॉन्ड्स भी इस प्लेन, बट दे शुड बी पैरेलल, या तो सेम प्लेन या तो इसी प्लेन में बन जाए सारे के सारे। दे शुड लाई ऑन द सेम प्लेन और सेम पैरेलल प्लेन, which these 2 centers and the bonds which are connected to these 2 centers, all 4 bonds and these 2 centers which should lie on the same parallel plane. And the third minimum condition is
कि विथ रेस्पेक्ट टू ईच सेंटर, एक सेंटर 1 ये रहा, दूसरा सेंटर ये रहा, विथ रेस्पेक्ट टू ईच सेंटर द ग्रुपिंग शुड बी डिफरेंट। लेट्स से सेंटर नंबर 1 है तो उसके अगर लेट्स से एक एट बॉन्ड ये रहा, दूसरा बॉन्ड ये रहा, दोनों बॉन्ड्स अलग अलग, दोनों बॉन्ड्स में अलग अलग ग्रुप्स, अगर इसमें ए लगा है तो दूसरा बी लगाना चाहिए, अगर इसमें लेट्स से ए लगा है तो दूसरा कुछ बी लगा होना चाहिए। द ग्रुपिंग शुड बी विथ रेस्पेक्ट टू ईच सेंटर, द ग्रुपिंग शुड बी डिफरेंट। यहाँ पे ए यहाँ पे बी लगा है तो इसमें ए और इसमें बी लग सकता है, चलेगा, बट अगर इसी सेंटर में 2 ए लग गए हैं, नॉट एप्लीकेबल। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे, क्यों नहीं शो करेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से सी डबल बॉन्ड सी, ये ए ये बी, ये ए ये बी, समझने की कोशिश करना बच्चों। देखो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चारों के चारों बॉन्डिंग में चले गए, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड आपका हाइब्रिडेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता। ये भी sp2, sp2 मींस इसकी ज्योमेट्री क्या है, ट्रिगोनल प्लेनर, इसकी भी ज्योमेट्री क्या है, ट्रिगोनल प्लेनर। तो बेटा ये तीनों, अब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 था, sp2 को कौन कौन गया, एक ये यार कार्बन गया हाइब्रिडेशन sp2 में, एक ये बॉन्ड गया इसका सिग्मा बॉन्ड, एक ये बॉन्ड गया, ये बॉन्ड गया। सिमिलरली इसी कार्बन का, इस कार्बन का भी sp2 हाइब्रिडेशन है, तो ये कार्बन और ये बॉन्ड, ये सब क्या है, ट्रिगोनल प्लेनर। ये 6 के 6 एटम्स, देखिए बेटा, क्या ये बॉन्ड, क्या ये कार्बन और ये बॉन्ड क्या सेम प्लेन में हो गए? हाँ सर, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि ऑल दी फोर बॉन्ड्स एंड 2 सेंटर्स लाइज ऑन सेम प्लेन, वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। हाँ सर। दूसरी कंडीशन क्या हो रही है सर, कि सर जी इनके बीच में रोटेशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, रोटेशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। हाँ सर, रोटेशन भी रेस्ट्रिक्टेड है, और दोनों सेंटर के रेस्पेक्ट में ग्रुपिंग अलग है, इसमें भी ए बी लगा है कुछ अलग अलग ग्रुप्स में, इसमें और बी लगा है, इसमें ग्रुप्स अलग अलग है। यस, दिस मॉलिक्यूल विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये कंपाउंड मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्यों शो करेगा, अब इसको मैं अलग अलग केसेस बना के आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। सो लेट मी स्टार्ट द फर्स्ट केस। दीज आर द फॉलोइंग केसेस जहां पे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको मिलेगी। ये सभी केसेस में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंपाउंड हमारा शो करता है। पहला है पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, जो मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया, उसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। फिर आपको साइक्लोएल्केन्स मींस बेंजीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। कैसे होते देखेंगे। साइक्लोएल्कीन्स, एल्कीन्स मींस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर एक पाई बॉन्ड लगाओ, एल्कीन बन जाए, वो एक पाई बॉन्ड लगा है, तो वहां भी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अराइज होती है। पढ़ेंगे कैसे। क्यूमिलीन्स वो होते हैं जब आपके पास कंटिन्यूस लेवल पे पाई बॉन्ड्स हो, डबल बॉन्ड्स हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमिलीन्स। स्पाइरेंस भी बताऊंगा आपको क्या होते हैं, और बाइफिनाइल सिस्टम। ये सभी कंडीशंस में आपको कहीं ना कोई फॉर्म आपका है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, बट इसमें भी कुछ मिनिमम कंडीशंस हैं। हर एक केसेस की, कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 6 की कुछ ना मिनिमम कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई साइक्लोएल्केन आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, क्या नहीं। क्या हर एक साइक्लोएल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, क्या नहीं। हर एक के कुछ ना कुछ कंडीशंस है, इसलिए हर एक को अलग अलग पढ़ें। कंडीशंस वही हैं, क्या क्या 3 कंडीशन चाहिए मेरे को, कि दे शुड लाई ऑन द सेम पैरेलल प्लेन और सेम पैरेलल प्लेन, विथ रेस्पेक्ट टू ईच सेंटर द ग्रुपिंग शुड बी डिफरेंट, एंड बिटवीन 2 सेंटर्स दे शुड बी अ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ये कंडीशन सेम है, बट उन्हीं कंडीशंस को देखने का तरीका अलग अलग है। इन तीनों के सभी 6 के 6 केसेस में हम इन कंडीशंस को चेक करेंगे, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, हाँ, किस किस कंडीशंस में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और उन केसेस में हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आएगा। सो प्लीज आप सभी बच्चे ये 6 के 6 केस को टिप्स में रखेंगे बच्चों, टिप्स में। बार बार रिवीजन लगेगा तो हम बार बार रिवीजन करेंगे यार, बट टिप्स में होना चाहिए कि 6 केसेस में आपको जीआई दिखना चाहिए। जब भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, सुनना, बस अभी के लिए सुनना, आगे जाके जब मैं आपको ऑप्टिकल भी पढ़ा दूंगा, अब जेई में या नीट में आपसे सवाल पूछा जाता है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। सुना, आपसे क्या पूछा, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स मींस, स्टीरियो आइसोमर्स किस में क्लासिफाइड है, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। इट मींस आपको उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में आपको देखना है कि कहीं ये ज्योमेट्रिकल भी शो कर रहा है क्या। ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है तो कौन सा 6 कैटेगरी देखना है, और उसके बाद आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताऊंगा मैं, हर एक कैटेगरी में तरीका बताऊं कैसे कैलकुलेट करना है।
बट आपको उसमें स्टीरियो पूछा तो आपको ऑप्टिकल भी आंसर करना है। फिर आपको चेक करना है क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हाँ सर कर रहा है। तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला लगा के आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स निकाला है और फिर आपको दोनों को ऐड करके रिजल्ट बनाना है। तो प्लीज आप लोग ध्यान रखें, जब मैं आपसे आपसे पूछूंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तब हो सकता है आपका 6 कैटेगरी में आपका काम चल जाए, बट आपसे मैं पूछूंगा टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तो आपको ये 6 प्लस स्टीरियो ऑप्टिकल की कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी, वैसे पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। नाउ इन केस ऑफ पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, जहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, वहां पे हमारी सभी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। कौन कौन सी 3 कंडीशंस हमने अभी जस्ट चेक किया, इट सेटिस्फाई ऑल दी 3 कंडीशंस। दी 3 कंडीशंस, पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हमारे जीआई की सभी 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी भाई साहब? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, हाँ सर होता, बिकॉज पाई बॉन्ड बना हुआ है तो रोटेशन नहीं हो सकता एटम्स के बीच में, अगर रोटेशन होगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा भाई साहब, ठीक है ना। ग्रुप्स लाइंग, ग्रुप्स एंड स्टीरियो सेंटर बोलते हैं इसको, लेट्स मैं इसको ज्योमेट्रिकल सेंटर बोल देता हूँ। ज्योमेट्रिकल सेंटर जिनके बीच में शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल सेंटर लाइज ऑन पैरेलल प्लेन, इनफैक्ट यहाँ तो सेम प्लेन में लाई करते हैं बट हम अपन पैरेलल प्लेन बोलते हैं जनरलाइज्ड। थर्ड, ग्रुपिंग इज ऑल्सो डिफरेंट, ग्रुपिंग इज डिफरेंट। तीनों कंडीशंस हमारी प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई होती है, तो यस पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ध्यान रखना ये पाई बॉन्ड किसी भी 2 एटम्स के बीच में हो सकता है, जरूर नहीं कि सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में हो, वो कार्बन कार्बन के बीच में हो सकता है, वो कार्बन डबल बॉन्ड है इनके बीच में हो सकता है, सी डबल बॉन्ड हो वो भी हो सकता है, एन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, एन डबल बॉन्ड किसी के बीच में डबल बॉन्ड हो, दे ऑल सेटिस्फाई द कंडीशंस। डबल बॉन्ड किसी के बीच में हो सकता है, ऑल हैव द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है ना। लाइक से मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को समझने की कोशिश करता हूँ, अभी जस्ट आपको मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। भाई इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2, ठीक है ना। now both the carbons lies on the same plane, therefore both the carbons and ये bonds and all 4 bonds lies ऑन सेम प्लेन। सर सेम प्लेन में लाएगा बिकॉज इसका भी ज्योमेट्री है ट्रिगोनल प्लेनर, इस कार्बन का ज्योमेट्री भी है ट्रिगोनल प्लेनर, इस कार्बन का ज्योमेट्री है ट्रिगोनल प्लेनर, दोनों एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो बेटा सब ये ट्रिगोनल प्लेनर भी इसी प्लेन में है, ये ट्रिगोनल प्लेनर भी सेम प्लेन में है, ठीक है ना। एंड ग्रुपिंग इज ऑल्सो डिफरेंट, ध्यान देखेंगे आप लोग, विथ रेस्पेक्ट टू ईच सेंटर ग्रुपिंग इज ऑल्सो डिफरेंट। सर इस सेंटर के रेस्पेक्ट में ए और बी, इस सेंटर के रेस्पेक्ट में ए और बी, यस ग्रुपिंग इज ऑल्सो डिफरेंट, ग्रुपिंग इज ऑल्सो डिफरेंट। सर ये फॉर्म मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, दिस विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, को जीआई से नोटिस करेंगे अपन, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है सर, चलो सर हमको समझा दो ये ज्योमेट्री में कैसे फर्क पड़ता है सर, हाउ डज इट डिफर्स इन ज्योमेट्री, डिफरेंस कैसे आया ज्योमेट्री में। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एक फॉर्म मैंने बनाया ए बी, दूसरे में फॉर्म में ए बी, दूसरे फॉर्म में क्या किया, इसको ए बी रखा, इसको बी ए कर दिया, देखो चेंज करा मैंने यहाँ पे ना, यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे ए बी इसको एज इट इज रखा फर्स्ट वाले कार्बन पे, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए बी है, इसको बी ए कर दिया। अब ज्योमेट्री में फर्क कैसे पड़ रहा है कि अगर सुना बेटा, अगर आप लेट से ए के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो अगर आपने ए के बीच में डिस्टेंस निकाला, इस फॉर्म में डिस्टेंस L1 है और इस फॉर्म में अगर डिस्टेंस L2 है, तो अगर मैं बोलूं डिस्टेंस बिटवीन ए बिटवीन एटम्स ए एंड ए, तो अगर फर्स्ट में L1 है दूसरे में L2 है, तो L1 इज नॉट इक्वल टू L2, दोनों की ज्योमेट्री में फर्क आया, एटम्स के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस चेंज हो गया। यस दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सो हाउ दे आर रिलेटेड, why they are called symmetrical isomers, because they have a difference in the length या difference in the distance between the relative groups, उन ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस में फर्क पड़ जाता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एट सिमेट्रिकल आइसोमर्स। सिंस L1 इज नॉट इक्वल टू L2, ये डिस्टेंस अलग अलग है भाई, मैथ्स के बहुत बड़े ज्ञानी हैं आप लोग। सिंस L1 इज नॉट इक्वल टू L2 देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज
ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है ना। आप कुछ बेसिक फंडों के बेसिस की मदद से जो मैंने आपको बताया, उन कंडीशंस की मदद से आप चेक करके बताएंगे कि क्या ये सभी मॉलिक्यूल्स मेरे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे कि नहीं। चलो फर्स्ट वन को देखें आप लोग। रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, हाँ सर रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है सर। चलो ठीक है, थोड़ा मोटा लिखा रहा है, इसको ऐसा कर देते हैं। ये पाई बॉन्ड के कारण सर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड तो हो गया सर, बहुत बढ़िया। चलो कंडीशन चेक करते हैं। इस कार्बन सेंटर में लेकिन सर ग्रुपिंग सेम आ गया, सिंस ग्रुपिंग्स एट कार्बन सेंटर, वो जो कार्बन सेंटर है जिसके अबाउट हम ज्योमेट्रिकल वो सेम आ गया, देयरफॉर ये मॉलिक्यूल मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में शो नहीं करेगा, नो जीआई। सेकंड पोजीशन में आओ बेटा। सर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, हाँ सर रोटेशन तो रेस्ट्रिक्टेड है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड आ गया सर, बहुत बढ़िया। प्लेनर है, हाँ सर प्लेनर है। क्या ग्रुपिंग अलग है, सर इसकी ग्रुपिंग अलग है, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ई ए, सर ग्रुपिंग इज डिफरेंट। फर्स्ट के रेस्पेक्ट में ए बी, दूसरे यस इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये शो करेगा। थर्ड कंडीशंस में आओ, थर्ड में आओ सर, ऑलमोस्ट सेमी कंडीशंस आ गए मेरे ख्याल से, रिपीट हो गया डायग्राम, कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं। सर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, सर ग्रुप्स प्लेन में, हाँ सर पता है sp2 कार्बन है दोनों के दोनों, तो दोनों कार्बन सेम प्लेन में सर। एंड ऑल्सो ग्रुपिंग इज ऑल्सो डिफरेंट, इसकी ग्रुपिंग भी डिफरेंट है, डिफरेंट ग्रुप्स, और इस कार्बन में भी ग्रुप्स डिफरेंट है सर, इस कार्बन में भी ग्रुप्स डिफरेंट है, डिफरेंट ग्रुप्स। यस सर इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी शो करेंगे। अब सी डबल बॉन्ड एंड सिस्टम, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है क्या, देख लो एक बार, बस आपको पता है ऐसा शो करता है, बट कैसे चेक कर लो एक बार। सर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। सर इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बताओ। सर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्डिंग में, तो बचा एक लोन पेयर। अब हाइब्रिडेशन में इसका नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर। ये भी sp2, ये भी sp2, बेटा बोथ विल लाई इन द सेम प्लेन। ध्यान रखना लोन पेयर इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ग्रुप, लोन पेयर को भी हम इज ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोन पेयर इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ग्रुप, इसको भी हम एक डिफरेंट ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं, इसको भी अगर हम डिफरेंट ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। तो यस सर यहाँ पे ग्रुपिंग डिफरेंट है, हाँ सर ग्रुपिंग डिफरेंट है, डिफरेंट ग्रुप्स। और सर यहाँ भी ग्रुप्स डिफरेंट है क्या सर, एक ई है एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे भी सर मेरे डिफरेंट ग्रुप्स है। So will it show geometrical isomerism? Yes sir, this compound will also show geometrical isomers. ये कंपाउंड मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। क्यों सर, एक ग्रुप के रेस्पेक्ट में ए बी, दूसरे ग्रुप के रेस्पेक्ट में लेट्स से ई और लोन पेयर, दिस लोन पेयर इज आल्सो ट्रीटेड एज अ ग्रुप। ठीक है, इस लोन पेयर का अरेंजमेंट भी अलग हो सकता है बेटा, ये लोन पेयर पहले ए के अपोजिट था, अभी लोन पेयर ए के बगल में आ गया, बेटा डिस्टेंस चेंज हो गई, इस ए के रेस्पेक्ट में लोन पेयर की डिस्टेंस चेंज हो गई। यस इट इज आल्सो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एन डबल बॉन्ड एन सिस्टम हो तो अगेन सर सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सर ये भी sp2, अब ये भी sp2, ये बताना पड़ेगा कि sp2 नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 3 बॉन्डिंग में चले गए, बचा कितना, एक लोन पेयर। हाइब्रिडेशन में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं, तो 2 सिग्मा प्लस लोन पेयर है, हाइब्रिडेशन कितना हो गया sp2, बोथ विल लाई इन द सेम प्लेन। यस इट विल आल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दिस लोन पेयर इज आल्सो ट्रीटेड एज, दोबारा लिख दे रहा हूं, लोन पेयर इज आल्सो ट्रीटेड एज अ ग्रुप। तो क्या एक नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में अलग ग्रुप्स हैं, हाँ सर, एक नाइट्रोजन में ए है, दूसरे में लोन, दूसरा लोन पेयर है, दूसरा नाइट्रोजन का है सर, उसमें एक लोन पेयर एक ए, दूसरा ग्रुप लगा है सर, दो बोथ द ग्रुप्स आर डिफरेंट, लोन पेयर इज आल्सो ट्रीटेड एज अ ग्रुप। क्या यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है? इनफैक्ट मैं आपको इसका अगर दूसरा आइसोमर बनाऊं तो इसका दूसरा आइसोमर हम बनाना सीखेंगे, बट अभी के लिए आपको बता दूं, एक आइसोमर में अगर लोन पेयर ऐसे है तो दूसरे में लोन पेयर इसका एंटी हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं दूसरा फॉर्म इसका, इसको बोलते हैं इसका सिन फॉर्म, इसको बोलते हैं एंटी फॉर्म। जब भी एक स्पीशीज में
स्टीरियो सेंटर में लोन पेयर आ जाए तो वहाँ पे हम सिस ट्रांस यूज ना करके हम सिन एंटी यूज करते हैं। बताऊंगा सिन एंटी का तरीका कैसा होता है, बताऊंगा। ठीक है ना। यहाँ भी सेम, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 3 चले गए बॉन्डिंग में, बचे कितने, 5, एक पॉजिटिव चार्ज, बचे कितने, 4, तो एक आ गया लोन पेयर। तो इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन कितना हो गया आपका, sp2, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन कितना हो गया आपका, sp2। ठीक है ना, ये भी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अपन चेक करने की कोशिश करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल शो। ये मेरा सिर्फ आपसे पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स वाले केसेस डाला हूँ मैं। फिर मैं आपको सभी केसेस को एक एक पढ़ाऊंगा। फिर सभी केसेस को पढ़ाने के बाद एक सिंगल क्वेश्चंस लेंगे हम, जब सभी केसेस को मिक्स करेंगे, सभी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस को मिक्स करेंगे। ठीक है ना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस, चलो देखते हैं क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या ये शो करेगा, और आंसर इज नो। क्यों नहीं शो करेगा, क्यों, रीजन समझो बेटा। यहाँ पे ऐसा ग्रुपिंग सेम हो गई, इस कार्बन के केस में जो ग्रुपिंग सेम है, इनफैक्ट सर इस कार्बन के रेस्पेक्ट में भी ग्रुपिंग सेम है सर। एक भी कार्बन में ग्रुपिंग सेम होती तो नहीं होता, बट यहाँ पे दोनों कार्बन के बीच में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, दोनों कार्बन सेम प्लेन में है, बट दोनों कार्बन के बीच में ग्रुपिंग सेम आ गया, देयरफॉर इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या सेकंड वाला मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, सर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, सर इस कार्बन में तो दो अलग अलग ग्रुप में, एक हाइड्रोजन लगा है और एक मिथाइल ग्रुप लगा है। इस कार्बन में तो हाइड्रोजन लगा है, एक मिथाइल लगा है, बट सर ये वाला जो कार्बन है सर, इसमें सेम ग्रुपिंग हो गई, दोनों हाइड्रोजन लगे हैं, सेम ग्रुपिंग, देयरफॉर नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, नहीं। थर्ड क्वेश्चन में आओ सर, थर्ड वाला कंपाउंड मेरे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। देखो आप इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो इस पाई बॉन्ड में रोटेशन तो रेस्ट्रिक्टेड है ही, क्या दोनों पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में क्या ग्रुपिंग अलग है, हाँ सर। यहाँ पे एक H और यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक H, यहाँ पे CH3, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये शो करेगा। नेक्स्ट वाले में जाओ, नेक्स्ट वाले में दो अलग अलग पाई बॉन्ड है बेटा, दोनों पाई बॉन्ड को इंडिविजुअली देखो, दोनों पाई बॉन्ड को इंडिविजुअली देखो। पहला वाला पाई बॉन्ड जब आपने देखा तो क्या इस पाई बॉन्ड में ग्रुपिंग अलग है, हाँ सर। एक इस कार्बन पे H लगा है और दूसरा इस कार्बन पे मिथाइल लगा है, इस कार्बन पे भी एक H लगा है और दूसरा एक अजीब सा ग्रुप लगा है तो अलग ग्रुप ना। दिस पर्टिकुलर फॉर्म, ये ग्रुप मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बट इसी का जो दूसरा पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है ना। So this molecule will show geometrical isomerism from the center. It will show GI from this center. इस सेंटर के रेस्पेक्ट में शो करेगा एंड इट विल नॉट शो, ध्यान रखना मैं आपको बता दूं बच्चों, विल नॉट शो GI विथ रेस्पेक्ट टू दिस सेंटर, बट ओवरऑल अगर आपसे मॉलिक्यूल पूछा जाए तो यस मॉलिक्यूल विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, बिकॉज एक सेंटर भी अगर उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा रहा है तो पूरा पूरा मॉलिक्यूल मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा। ठीक है ना भाई, उस पर्टिकुलर पाई बॉन्ड के अगेंस्ट तो हमारा ग्रुपिंग अलग हो रही है ना, वो पाई बॉन्ड सेम है। अब कैलकुलेट कैसे करना वो आगे जाके हम सीखेंगे बेटा, फॉर्मूला है सीखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। डबल बॉन्ड, हाँ सर। रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड, हाँ। सेम प्लेन, हाँ सर। ग्रुपिंग अलग, हाँ सर। यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसमें तो ग्रुपिंग अलग है, बट यहाँ पे ग्रुपिंग सेम आ गई, सेम ग्रुपिंग आ गई, सेम ग्रुप्स, देयरफॉर नो GI। सर यहाँ पे GI नहीं शो होगा। नाइट्रोजन के पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं सर, बट एक OH है एक लोन पेयर है, यस इट इज इट, बट कार्बन के पास दोनों ग्रुप सेम आ गए, देयरफॉर इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाओ सर, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आएगा, बिकॉज नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते, 3 बॉन्डिंग में तो एक लोन पेयर है, यस सर। दोनों के पास ग्रुपिंग डिफरेंट है, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्यों, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर एक OH, कार्बन के पास एक H और CH3, ग्रुपिंग इज ऑल्सो डिफरेंट, बोथ आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, बिकॉज दोनों का हाइब्रिडेशन sp2 है, दोनों सेम प्लेन में बॉन्ड बना रहे हैं हमारे, तो दोनों कार्बन एटम्स और चारों बॉन्ड सेम प्लेन में है, यस। रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है एंड डिफरेंट ग्रुपिंग्स आर देयर एट ईच सेंटर, therefore it will show geometrical isomers, it will show geometrical isomerism,
इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है बाद में बताऊंगा, सब बनाएंगे बाद में, अपन बना के दिखा देता हूँ। अगर इसका बनाएंगे अपन तो लेट्स से सी डबल बॉन्ड एन, एक में लोन पेयर इधर है, ये OH है, इस लोन पेयर के रेस्पेक्ट में अगर मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है और एक में H यहाँ लगा है, तो दूसरे फॉर्म में क्या होगा इसका C डबल बॉन्ड N। अगर मैं लोन पेयर को चेंज नहीं करता तो यहाँ पे अगर H आ गए, यहाँ पे CH3 आ गया, ये इसके दोनों फॉर्म्स हो गए। अब इसको हम डिनोट करते हैं सिन एंटी से। ये पार्ट मैं आपको सिखाऊंगा लेकिन बाद में, अभी मेरा पार्ट बहुत ईजी सा पार्ट है, इसको बहुत ईजी सिखा लूंगा मैं आपको, बट बाद में, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल में जाओ, क्या ये मॉलिक्यूल मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? तो मैं बता दूं नहीं शो करेगा। क्यों नहीं करेगा आप लोग बताएं, क्यों नहीं शो करेगा? क्यों? बिकॉज दोनों पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में यहाँ पे ग्रुपिंग सेम हो गई, इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ग्रुपिंग सेम हो गई, और इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में यहाँ भी ग्रुपिंग सेम हो गई। दोनों पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ग्रुपिंग सेम है सर, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहाँ शो करेंगे? अगर एक भी पाई बॉन्ड के अगेंस्ट होता तो हम बोलते हैं हाँ सर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, बट दोनों पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ग्रुपिंग सेम है, इसलिए हम ये बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। सो बहुत सिंपल केस था हमारा कि इन केस ऑफ पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड है बेटा, अब कंसेक्यूटिव पाई बॉन्ड्स हो तो बेटा उसको क्यूमिलीन्स बोलते हैं, बाद में बताऊंगा। किसी मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड फिर 2-3 कार्बन छोड़ के एक और पाई बॉन्ड, तो अब दोनों पाई बॉन्ड्स को चेक करो कि अगर इस पाई बॉन्ड में क्या मेरी सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, कौन कौन सी कंडीशंस? बेटा प्लेनरिटी वाली कंडीशन मैंने आपको बता दिया, उसको चेक मत करना। प्लेनरिटी वाली कंडीशन मैंने बता दी कि सभी के सभी बॉन्ड्स और प्लेन एटम सेम प्लेन में लाई करेंगे। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि उस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जो कार्बन सेंटर्स हैं क्या उसमें मेरे डिफरेंट ग्रुपिंग है कि नहीं। अगर डिफरेंट ग्रुपिंग है विद रेस्पेक्ट टू ईच सेंटर, यस दिस पाई बॉन्ड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सिमिलरली आप दूसरे पाई बॉन्ड को भी चेक कर लो। अब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं आगे जाके पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है कि पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसे शो करते हैं, हमको क्या क्या पैरामीटर्स को चेक करना होता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस दैट इज साइक्लोएल्केन्स। कैटेगरी 2 साइक्लोएल्केन्स भी देख लेते हैं, फिर बाकी सब केसेस को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। साइक्लोएल्केन मींस एक रिंग में साइक्लोएल्केन, साइक्लो मींस एल्केन साइक्लिक है, पाई बॉन्ड आई बॉन्ड कुछ नहीं होगा इसमें, ध्यान रखना पाई बॉन्ड सब कुछ नहीं होना चाहिए, तब इसको हम क्या बोलेंगे साइक्लोएल्केन्स, ठीक है ना, एल्केन्स। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि यहाँ पे सर अगर मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होना है तो क्या होनी चाहिए कंडीशंस, ठीक है ना। सर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंडीशंस क्या होती हैं? 3 कंडीशंस होती हैं। क्या सर? देयर शुड बी अ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन 2 सेंटर्स, यस। दूसरी कंडीशन होती है विथ रेस्पेक्ट टू ईच सेंटर देयर शुड बी डिफरेंट ग्रुपिंग्स, एक ईच सेंटर के रेस्पेक्ट में अलग अलग ग्रुप्स लगे होने चाहिए, यस। एंड थर्ड कंडीशन इज कि the groupings, the groups, the bonds and the atoms, stereo centers जिसको बोलते हैं, they should lie on the same parallel plane या same plane। अब एक बार आप इस पर्टिकुलर साइक्लोहेक्सेन को ऑब्जर्व करो, देखो मैं कुछ चीज़ें बना के ला रहा हूँ, ये सभी बोर्ड वर्क मैं करके ला रहा हूँ इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और बोर्ड वर्क होता है तो सर हमारा थोड़ा क्लास में हमको चीज़ें समझ में ज़्यादा आती, बिकॉज गंदगी नहीं होती हो। मैं ऑब्वियस अगर मैं खुद बोर्ड वर्क करने बैठूंगा ना तो बाद में पीपीटी आपके कुछ काम की नहीं आएगी, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, साइक्लोहेक्सेन को चेक करो। पहली कंडीशन जो सबसे इजी कंडीशन है कि सर कोई भी दो एटम ना सर के बीच में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। क्यों सर? अगर ये एटम्स रोटेट करने लग गए तो भाई एंगल स्ट्रेन क्रिएट होगा। रिंग है, रिंग में बेटा ये बॉन्ड्स फिक्स्ड है, बेटा ये बॉन्ड्स ऐसे ही रहेंगे। अब ये एटम्स जो है आपस में ऐसे बार बार रोटेट नहीं कर सकते। ये एटम्स रोटेट करेंगे तो बेटा सोचो ना, लेट्स ये एटम तो रोटेट नहीं करा बट ये एटम रोटेट करने लग गया, तो बेटा ये एटम के पहले बॉन्ड, इस एटम में बॉन्ड ऐसे थे, ये साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल इनिशियल 2 एटम्स। अभी ये वाला लेट्स राइट हैंड साइड वाला एटम रोटेट कर रहा है, तो क्या ये बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो जाएगा? ये रिंग इतनी ऐसा आ पाएगी क्या? रिंग साइक्लोहेक्सेन है भाई, ये बॉन्ड मेरा ऐसे होना है, ये बॉन्ड्स इस कार्बन को देखो बेटा, इस कार्बन में ऐसे 2 बॉन्ड चाहिए, ये साइक्लोहेक्सेन है। बट अगर ये एटम का बॉन्ड बोले सर ये कार्बन तो रोटेट करा दो, रोटेट हो सकता है क्या बेटा? इसके पास एंगल स्ट्रेन है बेटा, ये 120 डिग्री में ही रहना चाहेगा, बट ये रोटेट कर पाएगा क्या? एंगल स्ट्रेन, रिंग में स्ट्रेन आने लग जाएगा भाई साहब। मैं आपको निचोड़ दूँ ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना यार, आप भी स्ट्रेट हो, मैं आपको बोलूँ बेटा आप ऐसे टिल्टेड रहो हमेशा, नहीं। एंगल स्ट्रेन, द रिंग बिकम्स अनस्टेबल एंड ड्यू टू दिस एंगल स्ट्रेन
ये एटम्स कभी रोटेट नहीं करते. So yes, between two atoms of cycloalkane, between two atoms of cycloalkane, there is a restricted rotation. अगर रोटेशन होने लग गया, एटम्स रोटेट करने लग गए, तो भाई साहब ये रिंग तो ऐसे निचोड़ दोगे तुम ऐसा, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो यस, ड्यू टू साइक्लिक कंस्ट्रेंट, अगर उनको रिंग के अंदर रहना है, रिंग का शेप रखना है, साइक्लिक शेप में रहना है, तो यस उनके बीच में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है. पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड सर, कि कोई भी दो एटम उठाए रिंग का, उनके बीच में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है सर, कोई टेंशन नहीं. ये काम तो बहुत अच्छा हो गया सर. चलो सर, पहली कंडीशन खत्म. अब दूसरी कंडीशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, लेट से इस एटम और इस एटम के बीच में दो ग्रुप्स तो ये है, कार्बन का हाइब्रिडेशन का sp3, भाई सर दो बॉन्ड्स तो रिंग के बने हुए हैं. लेट से दो ग्रुप्स लगे, लेट से दोनों ग्रुप्स अलग अलग है, ए और बी और बी. मान के चलो ये कंडीशन भी है, बिकॉज ये तो मैं क्वेश्चन में बनाऊंगा तभी तो जीआई पूछूंगा, नहीं होगा तो आप मना कर देना ना. दूसरी कंडीशन थी कि भाई ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जो बॉन्ड्स हैं, एंड दिस एटम शुड लाई ऑन द सेम पैरेलल प्लेन. अब चेक करो, अब यहाँ समझने की कोशिश करना. इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है, sp3. sp3 है, इट मींस इसके दो एटम्स मेरे एक प्लेन में रहेंगे, बाकी दो एटम्स इसके प्लेन के बाहर रहेंगे. sp3 बिकॉज sp3 कार्बन कुछ ऐसा रहेगा. तो अगर ये प्लेन वाले एटम्स हैं, ये प्लेन में हैं, तो बेटा ये प्लेन के बाहर होते हैं, ठीक है ना. sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है ना. अगर किसी भी तीन, ये दो बॉन्ड्स को प्लेन में ले रहा हूं मैं, अगर इन दो बॉन्ड्स को मैं प्लेन में मान के चल रहा हूं, तो ये एक बॉन्ड ऐसे थोड़ा सा, अगर आप 109 डिग्री ऐसा रहेगा, मैं थोड़ा सा पेन है आसपास क्या, लेट से ये है, ठीक है ना. तो ये तीसरा बॉन्ड ऐसे प्लेन के बाहर, और तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड ऐसा, कुछ ऐसी कंडीशन रहेगी. सो बेसिकली तीन एटम्स तो प्लेन में रहेंगे. तो अब इस रिंग के बेसिस में आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि सर एक जो एटम है वो ऐसे बॉन्ड उस प्लेन के बाहर आता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है ना. और दूसरा एटम वो प्लेन के अंदर जाते हुए दिखेगा. वो जो रिंग है, लेट से रिंग प्लेन है, रिंग प्लेनर रिंग है, तो एक जो कार्बन है उसका बॉन्ड आपको इस तरफ बाहर की तरफ आता दिखेगा, और दूसरा कार्बन का एटम आपको उस प्लेन के अंदर जाता हुआ दिखेगा, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. ये कार्बन है प्लेन का, इसका एक बॉन्ड एरा, एक बॉन्ड एरा, एक बॉन्ड ऐसा प्लेन के बाहर आता हुआ दिखेगा, दूसरा बॉन्ड प्लेन के अंदर. सिमिलरली ये जो बगल वाला कार्बन है, इसका भी एक बॉन्ड प्लेन के बाहर, एक बॉन्ड प्लेन के अंदर. और क्या दोनों बॉन्ड्स मेरे पैरेलल प्लेन में है? क्या ये चारों बॉन्ड्स मेरे पैरेलल प्लेन में है? हाँ सर. अगर इनके बीच में कोई पाई बॉन्ड आई बॉन्ड नहीं है, ध्यान रखना कोई पाई बॉन्ड नहीं, तो इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन sp3 होगा. सेम कहानी इसके साथ भी होगी कि इसके भी दो बॉन्ड्स प्लेन में होंगे, तो उसका एक बॉन्ड जो प्लेन के बाहर आ रहा है और दूसरा बॉन्ड प्लेन के अंदर आ रहा है. सिमिलरली उस वाले कार्बन का एक बॉन्ड प्लेन के आ रहा है और एक प्लेन के अंदर आ रहा है. तो क्या ये सभी चारों बॉन्ड्स और एक कार्बन सेंटर, क्या ये पैरेलल प्लेन, जो प्लेन मैंने बनाया है, क्या इन दो पैरेलल प्लेन्स में दिख रहे हैं अपने को? तो यस, थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. तो यस, हमारे साइक्लोएल्केन्स में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, प्रोवाइडेड दैट द ग्रुपिंग विथ रेस्पेक्ट टू ईच सेंटर इज डिफरेंट. ग्रुपिंग डिफरेंट होना जरूरी है, ठीक है ना. तो मैंने इसको कंडीशन बना के लिखा है, कंडीशन बना के लिख दिया है कि कंडीशन आपके टिप्स में बैठ जाए. एटलीस्ट 2 sp3 कार्बन, ध्यान रखना, अगर ये कार्बन sp2 हो गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड डाल के अपने sp2 कर दिया, तो ये कार्बन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते. क्यों नहीं शो करते आप खुद सोचना, मैं आपको जस्ट हिंट दिया हूं, बट आगे मैंने पॉइंट पूरा बनाया है अच्छे से, बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको. बट एग्जांपल के तौर पे सोच लो, अगर लेट्स से ये पाई बॉन्ड हो गया, तो बेटा इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना हो गया, sp2 हो गया. तो ये कार्बन तो प्लेन में लाई करेगा, ये दो बॉन्ड और ये बॉन्ड ये तो प्लेन में लाई करेगा. सुनना बेटा, मैं बस ड्रॉ कर रहा हूँ फिर मिटा दूंगा ना. अगर ये पाई बॉन्ड हो गया तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp2 हो गया. तो ये बॉन्ड और ये जो बॉन्ड है जो डार्क है, ये बॉन्ड तब खत्म हो जाएगा. ये बॉन्ड sp2 सेम प्लेन में हो गए, बट ये बॉन्ड तो मेरा कहाँ है, परपेंडिकुलर प्लेन में. तो क्या ये बॉन्ड प्लेन में और ये बॉन्ड परपेंडिकुलर प्लेन में, तो क्या ये सेम प्लेन में है क्या बॉन्ड्स? नहीं. तब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात नहीं करेंगे. तो बिटवीन दिस टू कार्बन्स वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. बट अभी वो कंडीशन नहीं है, तो मैं इसको इरेज कर दूं. वो कंडीशन में डिस्कस करूंगा आपसे बाद में. लाया हूँ मैं, नोट बना के लाया हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो. लाया हूँ, क्वेश्चन में लिखा हूँ, आगे जाके डाला हूँ. सो द कंडीशन इज एटलीस्ट 2 sp3 मेंबर्स ऑफ द रिंग्स. दो कार्बन क्या रहेंगे, sp3 रहेंगे, एंड दे शुड बी डाई सब्स्टिट्यूटेड. उसमें दो ग्रुप्स लगे रहेंगे, एंड ईच डाई सब्स्टिट्यूटेड मेंबर मस्ट हैव एटलीस्ट, दोनों जो एटम है, कार्बन एटम्स हैं, दे शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड इंडिविजुअली.
क्लियर है? जैसे ए और बी, यहाँ तक क्लियर सबको? स्पीड में जा रहा हूँ थोड़ा सा मैं, इसका जाने का रीज़न यही है। स्पीड में पहली बात, मैं बोर्ड वर्क करके लाया हूँ, तो उसका एडवांटेज है कि मैं थोड़ा स्पीड मेंटेन कर सकता हूँ। दूसरी बात कि अगर हमको सर और भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स को पढ़ना है, तो ये पार्ट तो सर थोड़ा थोड़ा स्पीड में पढ़ाओ, बट नो डाउट हमको चीज़ें समझ में आने जरिए हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम चीज़ों को थोड़ा सा इमेजिनेशन के सेट से सेट भी करेंगे, रिवाइज भी करेंगे रेगुलर मैनर पे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये रिंग प्लेन में मालूम, जिस बोर्ड के प्लेन में मैंने रिंग बनाई है, ठीक है ना, वो कार्बन से sp3 है, तो उसका एक बॉन्ड से मेरे को थोड़ा सा प्लेन के बाहर और दूसरा बॉन्ड उसके प्लेन के अंदर जाता हुआ दिखेगा। और मैं बोल सकता हूँ वो जो बॉन्ड, वो जो प्लेन, जिस प्लेन में वो बॉन्ड्स हैं, लेट्स से वो प्लेन ऐसा हो गया, भाई रिंग में प्लेन में तो ऐसा हो गया, रिंग का प्लेन तो ये हो गया बोर्ड वाला प्लेन, तो ये बॉन्ड्स कुछ इस प्लेन में है। सिमिलरली साल्वेंट कार्बन का बॉन्ड इस प्लेन में रहेगा जो बाहर वाले बॉन्ड्स है, एंड दिस टू बॉन्ड्स लाइज ऑन द पैरेलल प्लेन। और ऐसे प्लेन्स को हम क्या बोलते हैं कि बेसिकली ये जो प्लेन है जिसमें हमारे दो बॉन्ड्स लाई कर रहे हैं, एक प्लेन के बाहर एक प्लेन के अंदर, ये बॉन्ड्स उस प्लेन के बोर्ड को परपेंडिकुलर है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं बट परपेंडिकुलर बोर्ड, वो जो बोर्ड है, वो जो प्लेन है, वो प्लेन उस बोर्ड के परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि रिंग के अंदर हम सिस ट्रांस कैसे दिखाते हैं। आपको सिस ट्रांस पता है कि नहीं? सिस ट्रांस मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पे सिस ट्रांस वाली कंडीशन बता दूं। विथ रेस्पेक्ट सिस ट्रांस इज एप्लीकेबल, अब ध्यान रखो मैं सिस ट्रांस बता दूं थोड़ा। सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर cis trans nomenclature is used in case of geometrical isomerism when, condition डाल रहा हूं, when at least one group is common with respect to each center, जो कार्बन सेंटर हैं उनके बीच में एटलीस्ट एक ग्रुप मेरा कॉमन हो, तब हम कौन सा यूज करते हैं? सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे C डबल बॉन्ड C, एक H है, इसमें भी अगर H है और लेट से दूसरा मिथाइल है, फिर दूसरा इथाइल है, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट एक ग्रुप सेम है, यस आई कैन यूज सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। C डबल बॉन्ड C, एक H है, एक H है, दूसरा CH3 हो और इसका दूसरा C2H5 है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट एक एटम भी सेम हो गया, एक ग्रुप भी सेम हो गया, तो यस आई कैन यूज सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। और सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर मेरा डिसाइड होता है, सिस मीन्स होता है सेम साइड, सिस मीन्स होता है सेम साइड, और ट्रांस मतलब होता है अपोजिट साइड। तो अगर मेरा जो सेम ग्रुप्स हैं, जो सेम ग्रुप है, अगर वो सेम साइड है पाई बॉन्ड के, इफ द ग्रुप्स लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ पाई बॉन्ड के सेम साइड लाई कर रहे हैं, ऐसे को हम बोलते हैं सिस। और जो पाई बॉन्ड के अपोजिट लाई करेंगे, इफ द सेम ग्रुप्स, दोस ग्रुप्स आर नोन एज ट्रांस। भाई दोनों ग्रुप्स आइडेंटिकल हो कोई बात नहीं, बट यहाँ पे जो ग्रुप सेम है, आइडेंटिकल है, मैं उन ग्रुप के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि इफ दोस ग्रुप्स लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड के सेम साइड लाई कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे सिस। इफ पाई बॉन्ड के अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ, इसको बोलते हैं ट्रांस। ऑन द सिमिलर बेसिस रिंग में जो सिस ट्रांस दिखाने का तरीका है, भाई पाई बॉन्ड में तो मैं दिखा लेता हूँ सर, एक H दिख जाता है, अपोजिट दिख जाता है ट्रांस, दोनों H सेम साइड, सिस दिख जाता है। रिंग में सर कैसे दिखेगा? तो रिंग में अब आपको पता है, रिंग का थोड़ा सा मैंने रिप्रेजेंटेशन लाया, ये जो ज्योमेट्री मैंने रिंग का बनाई, इसमें रिंग कहाँ लाई कर रहा है? प्लेन ऑफ पेपर में। तो जो डार्क लाइन है, डार्क लाइन वाला बॉन्ड क्या होता है? उसको बोलते हैं हम वेज लाइन। वेज लाइन रिप्रेजेंट्स बॉन्ड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ये बॉन्ड कौन सा है? प्लेन के बाहर आ रहा है। डैश लाइन वाला कौन सा बॉन्ड है? जो प्लेन के अंदर जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर इफ द आइडेंटिकल एटम, जो बॉन्ड लेट्स से ए कॉमन है, इफ दे बोथ लाई ऑन द डार्क साइड, या दोनों हमारे डैश साइड लाई करते हैं, मतलब अल्टीमेटली जो आइडेंटिकल ग्रुप्स है दे लाइज ऑन द आइदर ऑन द वेज साइड और आइदर ऑन द डैश साइड, तब उसको हम क्या बोलते हैं? सिस नोमेनक्लेचर। समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम्पल के तौर पे सुनो बच्चों, भाई अगर ये सी और डी भी हो जाता ना तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो भी इसको सी बोलते, सिस बोलता मैं। ये सी डी हो जाता, अगर ये सी है ये डी है, बट जो आइडेंटिकल ग्रुप्स के रेस्पेक्ट में
if both the identical groups lies on the wedge line or on the dashed line, identical groups lies on the same line, इसको हम क्या बोलेंगे? सिस। ठीक है ना? तो मैंने अभी ए के रेस्पेक्ट में बोला, बीबी के रेस्पेक्ट में भी सिस है, ये ए के रेस्पेक्ट में भी सिस है, बीबी के रेस्पेक्ट में सिस है। अगर बीबी की जगह पे ई और डी होता तो भी मेरे लिए सिस कहलाता, बिकॉज ए के रेस्पेक्ट में सिस है। एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रुप शुड बी सेम। दोनों कार्बन सेंटर में दोनों ग्रुप सेम है तो आप बेटा दोनों, तो कोई टेंशन ही नहीं सर। और अगर एक ए है वेज में और दूसरे में ए है डैश में, मींस आइडेंटिकल ग्रुप्स लाइज वन ऑन द वेज एंड अदर ऑन द सेंटर में डैश में, तब उसको हम क्या बोलेंगे? उसका ट्रांसफॉर्म। इफ द आइडेंटिकल ग्रुप्स lies in the one case it lies on the wedge and other it lies on the dash, it means एक प्लेन के बाहर एक प्लेन के अंदर जाता हुआ दिख रहा है, तब उसको हम क्या बोलेंगे? इसका ट्रांसफॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं हमेशा, भाई जो रोटेशन है ये इन दोनों के बीच में रुका हुआ है, जो रोटेशन है ये इन दोनों के बीच में रुका हुआ है, जो रोटेशन है वो इन दोनों के बीच में रुका हुआ है। तो ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स in cycloalkanes can be between 1 2 also, it can be between 1 3 also, it can be between 1 4 also। क्या है आपकी आदत, क्या है 1 2 वाला एग्जांपल देखने की? 1 3 वाला दिख गया गलती से तो आप बोलोगे सर यहाँ तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन ही नहीं है। भाई ये दोनों कार्बन थोड़ा, ये ऐसा तो है नहीं कि इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन रोटेट कर देगा। तो यहाँ इट कैन बी बिटवीन 1 2, इट कैन बी बिटवीन 1 3, इट कैन बी बिटवीन 1 4। आप सभी कंडीशंस को चेक करेंगे, मैंने सभी के एग्जांपल्स के डायग्राम बना के ला दिया आप लोगों के लिए, दिख जाना चाहिए। सर ये 1 2 के बीच में, सर ये 1 3 के बीच में, और ये 1 4 के बीच में। ठीक है ना? अब 1 5 तो बेटा ये 1 5 यहाँ हो गया तो 1 3 कहलाएगा वो। ठीक है ना? यहाँ पे इसको नॉमेनक्लेचर 1 3 हो जाएगा। दिख रहा है ना? देखो सिस ट्रांस वैसे ही बनाया कि मैंने ए दोनों वेज साइड है तो सिस, ए एक में डैश एक में वेज, तो इसको हो गया ट्रांस। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैन बी बिटवीन ए आल्सो, 1 2 आल्सो, 1 3 आल्सो, 1 5 आल्सो, 1 4 आल्सो, सॉरी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका, इसी आइसोमर को दिखाने का रिंग में एक और तरीका भी है। ठीक है ना? ये 3 मेंबर्ड में आ गया, पहले इसको दिखा देता हूं। एक और तरीका भी है, और इस तरीका, ये जो तरीका है, इस तरीके में जो रिंग है, ये रिंग प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब मैं उसको अलग तरीके से देख रहा हूं। भाई पहले मैं सामने से देख रहा था तो मेरे को दिख रहा था कि ए प्लेन के बाहर दूसरा प्लेन के अंदर, अब उसको मैं थोड़ा अलग कर रहा हूं। अब जो ये रिंग है, सुनो बेटा, ये रिंग जो है, ये मेरा जो बनाया हूं बोर्ड में बेटा, अब इसको डायग्राम ऐसा नहीं है, ये जो रिंग है ये मेरा प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब इस रिप्रेजेंटेशन में ये जो रिंग है प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस बोर्ड मैंने बनाया है, दिस एक्चुअली लाइक दिस, ये एक्चुअली ऐसा है। थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा है। थोड़ा सा विजुलाइजेशन के लिए आपका ऐसा डायग्राम बनाते हैं, बट ये जनरली बनाया नहीं जाता ऐसा बार बार, ये रिप्रेजेंटेशन है बस। देखो आपको दिख रहा होगा, ये जो डैश वाली लाइन है एक्चुअली दिखेगी नहीं अपने को, बिकॉज रिंग जो है ऐसी, ये ऐसे, तो डैश वाला, अब मैं इधर सामने से देखूंगा तो मेरे को सिर्फ फ्रंट के 3 बॉन्ड्स दिखेंगे जो मैंने डार्क बनाई है, वेज बनाई है, और जो डॉटेड वाली बनाई है वो तो एक्चुअली दिखेगा नहीं, बिकॉज प्लेन एकदम ऐसे, रिंग ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन के, जो बोर्ड है ना मेरा बोर्ड, ऐसे परपेंडिकुलर है। इन दिस रिप्रेजेंटेशन द रिंग इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू प्लेन, मैंने प्लेन रिंग को ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर रख लिया, और ये जो बॉन्ड्स हैं ये बॉन्ड्स ऐसे दिखा रहा हूँ। तो इस कार्बन में जो बॉन्ड्स है लेट से ये ऐसे आएंगे, इस बॉन्ड से ऐसे आएंगे। ठीक है ना? तो अगर दोनों केस में ए सेम साइड है, ऊपर ऊपर है, तो बेसिकली क्या बन गया? सिस फॉर्म। और अगर ए और अपोजिट साइड है तो ये क्या बन गया मेरे लिए? ट्रांसफॉर्म। ये रिप्रेजेंटेशन जनरली कम यूज होता है। इनफैक्ट अगर ये रिप्रेजेंटेशन दिया है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि इस रिप्रेजेंटेशन को तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर आगे प्रोसीड करो, पढ़ना स्टार्ट करो। भाई ये रिप्रेजेंटेशन दिया है, इस रिप्रेजेंटेशन को मैं क्या बोलूँगा कि सर ये ऐसा है और सब ए प्लेन के ऊपर है, इसमें भी ए प्लेन के ऊपर है, और डैश फॉर्म में कौन है? बी, और इसमें भी डैश फॉर्म में कौन है? बी। ये फॉर्म को ऐसा बोल दूंगा मैं। अल्टीमेटली मेरे लिए बेटर रिप्रेजेंटेशन ही है। एग्जाम्स में, स्कूल्स में आपको ज़्यादातर ये दिखेगा, बट आपको ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो केस ऑफ साइक्लोएल्केन, जिसमें आप देखोगे कि दोनों एटम्स के बीच में सा ग्रुपिंग डिफरेंट है, बट यहाँ पे जो रिंग है, रिंग को रिप्रेजेंट अब ऐसे करें कि इस रिंग को बोर्ड में रखने के बजाय मैंने रिंग को इस प्लेन के ऐसे बाहर उठा दिया, तो जो बॉन्ड्स मेरे पहले प्लेन के बाहर और प्लेन के नीचे, वो प्लेन बॉन्ड्स ऐसे दिखेंगे। अब वो बोर्ड के पैरेलल हो जाएंगे। जो बॉन्ड्स मेरे पहले प्लेन के बाहर और प्लेन के अंदर थे, जैसे मैंने रिंग को परपेंडिकुलर किए तो ये बॉन्ड्स मेरे बोर्ड के पैरेलल दिखेंगे।
रिप्रेजेंटेशन है बेटा, ये वो बॉन्ड्स हैं जब रिंग ऐसे प्लेन में थी, अब रिंग को मैंने उठा के ऐसा कर दिया, तो बेटा मेरे को सिर्फ 3 बॉन्ड दिखेंगे सामने के, पीछे के 3 बॉन्ड तो मेरे को दिखेंगे नहीं बिकॉज मैं ऐसे खड़ा हूँ। और ये जो बॉन्ड्स हैं जिसमें ग्रुप्स लगे हैं, ये ऐसे प्लेन के पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी आप सिस ट्रांस डिफाइन कर सकते हो। सेम ग्रुप्स सेम साइड है, ऊपर की तरफ है तो सिस, सेम ग्रुप्स अपोजिट साइड है तो ट्रांस। इन दिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, यहाँ पे जो रिंग है प्लेन के परपेंडिकुलर जाती है। दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द साइक्लोएल्केन्स में ग्रुप्स, बट ज़्यादातर यही रिप्रेजेंटेशन यूज किया जाता है। क्या यहाँ तक सब कोई पॉइंट क्लियर है? हमारी क्लास काफ़ी लंबी हो गई, 1 घंटे की हो गई है और आपको बोरियत भी हो रही होगी, तो मैं आपको जस्ट ये देखो, ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर है। ये रिंग प्लेन के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए बी, देखो दोनों ए अपोर है, इसको सिस, दोनों ए ऊपर की तरफ है, सेम साइड है सिस, एक ए ऐसा, ए इसको बोलेंगे ट्रांस। साइक्लोप्रोपेन में दिखाऊंगा तो दोनों ए ऊपर है तो सिस, एक ए यहाँ पे, इसको ट्रांस। बट दिस इज नॉट एक्चुअली यूज्ड, इसका यूज बहुत कम होता है। कुछ क्वेश्चंस में रिएक्शन मैकेनिज्म आपको दिखाने के, रिएक्शंस दिखाने के लिए यूज करता हूँ, अदरवाइज ज़्यादातर आपको वेज डैश का यूज किया जाता है। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड जनरली, लिख देता हूँ नोट बना के, नोट जनरली wedge dash representation is used generally। ठीक है ना? सो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, जहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस की मदद से आपको बताना रहेगा कि वेदर दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और नॉट। चलिए ये 2 क्वेश्चन को करते हैं और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। अब आप देखोगे सर इसमें हर एक कार्बन पे ग्रुपिंग सेम है, हर एक कार्बन पे ग्रुपिंग सेम है भाई, दोनों हर एक कार्बन पे एक एच है और एक ये एच है, हर एक कार्बन पे एक एच ऐसा है डैश में, but each carbon has same groups, grouping different हुई क्या? therefore same grouping, therefore no geometrical isomerism, ये geometrical isomerism शो नहीं करेगा। सेकेंड वाले एग्जांपल में जाओ बच्चों, अब आप इस सेंटर को देखो और इस सेंटर को देखो। सर इस सेंटर को क्यों नहीं देख रहे आप? यार इस सेंटर में तो दोनों हाइड्रोजन है यार, मेरे कुछ काम के हैं क्या? नहीं। लेकिन मेरा 1 और 3 वाला सेंटर, 1 2 3, बिटवीन 1 एंड 3, बिटवीन 1 एंड 3 क्या ग्रुपिंग डिफरेंट है? हाँ सर ग्रुपिंग डिफरेंट है। अब कैसे डिफरेंट है सर? एक तो यहाँ पे मिथाइल है जो दिखा रहा है, दूसरा हाइड्रोजन है जो नहीं दिखाता बेटा। हाइड्रोजन इज नॉट रिप्रेजेंटेशन इन केस ऑफ बॉन्ड लाइन, इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, जहाँ पे हम हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को नहीं दिखाते हैं। तो बेटा एक कार्बन sp3 है बेटा, इसमें 2 बॉन्ड ऐसे हैं, तो एक बॉन्ड ये प्लेन मिथाइल है, दिस वन इज मिथाइल, तो एक हाइड्रोजन भी तो है, तो यस ग्रुपिंग इज ऑल्सो डिफरेंट। ठीक है ना? मैं इसको अलग से बनाता हूँ जिससे आपका एक क्वेश्चन भी बिगड़े ना। ठीक है ना? तो 1 एंड 3 के बीच में देखेंगे अपन। 2 क्यों नहीं लिया सर आपने? बिकॉज 2 में ग्रुपिंग सेम है, दोनों हाइड्रोजन हो गए, ग्रुपिंग सेम आ जाएगी। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो अपन काय को सुगंधगी करें, इतना तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। सो बिटवीन 1 एंड 3, बिटवीन 1 एंड 3 यस सर ग्रुपिंग डिफरेंट है सर, एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, ग्रुपिंग डिफरेंट है, एक मिथाइल है और सर एक हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी है, एक हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट यहाँ भी है। यस इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बिटवीन 1 एंड 3। इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या है? 1 एंड 3। ठीक है ना? ऐसे कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंड विल डिस्कस कुछ नए कंडीशंस, कुछ नए पैरामीटर्स और इनके आइसोमर्स को बनाएंगे भी। जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देन विल शिफ्ट टू ये जो मैंने बोला है कि एक भी पाई बॉन्ड आ गया तो वाला जो पॉइंट बता रहा था बेटा, उस केस में वो जो ग्रुप्स हैं वो परपेंडिकुलर प्लेन में हो जाएंगे बेटा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है ना? तो वो पार्टी बताऊंगा। फिर साइक्लोएल्किल में शिफ्ट करेंगे, ऐसे करके हम सभी केसेस करेंगे। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं, हम आगे जाके ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को ही पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑलो। ठीक है ना? सभी चीज़ों को हम आगे जाके पूरा कवर करेंगे। सो ये सभी रिप्रेजेंटेशंस आपके लिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सब कहानी, सब कुछ आप लोगों के लिए तैयार है। बट आज का सेशन मैं आज यहीं समाप्त करूंगा बिकॉज सेशन लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को बोरिंग लगेगा। ठीक है ना? और इस सेशंस को और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी मेरा आज पहली क्लास थी, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मेरी तरफ से और क्या रिक्वायरमेंट है, एंड आई विल कंटिन्यू माई ऑल चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्रू द सेम चैनल दैट इज कॉस्मोस क्लासेस। सो प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। डू लाइक दिस वीडियो,
शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कलीग्स। अगर आपको इसको किसी को स्टीरियो केमिस्ट्री में दिक्कत है तो अपने डाउट्स को पुटअप करो हमारे कमेंट सेक्शन में, पूछो सर हमको इस पर्टिकुलर टाइप में डाउट आ रहा है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसको भी मैं अपने लेक्चर्स में इनकॉपरेट कर लूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड यस डू आप अपने आपस लेवल में अपने फ्रेंड्स को जरूर प्रमोट करना। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको केमिस्ट्री बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल टेक केयर, गुड बाय। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल t.me/abhay-chemistry, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मैं आपको इस चैनल्स में जितने भी अपडेट्स हैं मैं आपको देते रहूँगा और आपके डाउट्स को भी वहाँ रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सी इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एवरीवन।